23 अप्रैल को आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि वो ऑनलाइन अकाउंट नहीं खोल सकती, नहीं ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड इशू कर सकती है। तो ये एक्शन वास्तव में काबिल तारीफ है, लेकिन एक्शन क्यों लगाया गया? इसका सीधा सा रीजन ये है कि ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड काम में इन्होंने कंप्लायंस में कमी छोड़ी है, या फिर छोड़ा है तो डेटा से मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ कंप्लायंस इश्यूज से रिलेटेड इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। चाहे आरबीआई के केस में, चाहे वो एनबीएफसी हो या कोई बैंक हो, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आरबीआई ने यह तो प्रूव कर दिया है कि वो रेगुलेटर है और वो किसी भी तरीके से प्रोसेस और रूल्स में किसी भी तरह की कोई भी छेड़छाड़ अलाउ नहीं करेगा। जैसा कि हम देख चुके हैं कि बजाज फाइनेंस, पेटीएम, आईएफएल और एचडीएफसी के केस में भी उन्होंने यही किया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आरबीआई इस तरह से बार बार ये याद दिलाता रहता है कि असली बॉस कौन है, क्योंकि वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है। तो इसीलिए आरबीआई ने कोटक पे एक्शन लेकर न फिर चेता दिया बल्कि चौंका भी दिया कि वो किसी को भी माफ करने वाला नहीं है उसके कंप्लायंस के रिलेटेड इश्यूज में। इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इंपैक्ट शेयर मार्केट में 10% शेयर का भाव टूटा या 10% से ज्यादा टूटा। लेकिन देखने वाली बात यह, क्या ये मौका है या धोखा? इन्वेस्टर को इसको किस तरह से लेना चाहिए, यही हम बात करेंगे आज के वीडियो में। तो इसलिए आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और हम यदि व्हाट्सएप चैनल में जहां अपडेशन डालते रहते हैं, यदि उसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सब्सक्राइबर तो है लेकिन व्हाट्सएप चैनल सबने ज्वाइन नहीं किया है, तो कई चीजें हम वीडियो नहीं बना सकते, वो व्हाट्सएप पे अपडेट कर देते हैं। तो आइए चलते हैं कोटक के इश्यूज में और इसे देखते हैं एज ए स्पेशल सिचुएशन ट्रेड, क्योंकि एक आईपीओ इन्वेस्टर का एक काम होता है न सिर्फ आईपीओ लगाना, एसएमई आईपीओ लगाना, स्पेशल सिचुएशन ट्रेड करना, बल्क डील में, ब्लॉक डील में काम करना, ऑफर फॉर सेल में काम करना और साथ ही साथ बायबैक में काम करना, और उन सब से ऊपर आ गया है ये स्पेशल सिचुएशन ट्रेड्स करना, जिस पर हम कई बार बात कर चुके हैं और कई ट्रेड्स पर बात कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं, क्या ये भी कोटक बैंक भी एक स्पेशल सिचुएशन ट्रेड दे रही है या नहीं। यदि हम कोटक के केस में देखते हैं तो 90% से ज्यादा बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है, 90% से ज्यादा कार्ड का बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है, 95% से ज्यादा पर्सनल लोन ऑनलाइन हो रहा है और 80% से ज्यादा बिजनेस लोन का काम डिजिटली हो रहा है। और बैंक खुद भी यही चाहता है कि उसका ज्यादातर काम डिजिटली या ऑनलाइन है, कस्टमर का बैंक में फुटफॉल बिल्कुल नहीं के बराबर हो या बहुत कम हो। यही बैंक चाहते हैं, न सिर्फ कोटक बल्कि सभी यही चाहते हैं, क्योंकि यदि इनको बड़ा होना है तो उनको डिजिटली या ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी पड़ेगी। जितने कस्टमर ऑनलाइन जोड़ सकते हैं, जिस प्रोडक्ट में जोड़ सकते हैं ऑनलाइन, वो उनके लिए सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इसमें एचआर की कॉस्ट इनके पास सबसे कम होने वाली है, क्योंकि बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर तो इनके पास तैयार है। क्वेश्चन ये है कि जब सारा बिजनेस ऑनलाइन आ रहा है तो इनकी कंप्लायंस भी सारी ऑनलाइन हो रही है, चाहे वो केवाईसी हो या डेटा मैनेजमेंट का काम हो। लेकिन क्या कारण है कि ये बड़े बैंक्स ऑनलाइन कंप्लायंस को पूरी नहीं कर पा रहे हैं या कंप्लायंस में लेग कर रहे हैं? इसका सबसे बड़ा काम, जबकि इनके पास इतना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि बिजनेस का कंपटीशन। ये बिजनेस की होड़ में लगे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कौन ले सकता है, कौन टेक ओवर कर सकता है। जब ज्यादा बिजनेस में करना चाहते हैं तो ऐसे में कुछ न कुछ कंप्लायंस में जो डिफिकल्ट तरीके होते हैं या जो डिफिकल्ट रीजन होते हैं, आप सिंपली समझ सकते हैं। केवाईसी की केस में भी केवाईसी मॉडिफिकेशन एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड के केस में भी फिजिकल प्रोसेस से ही प्रोसेस होता है। तो ऐसे में इनके भी कुछ काम जो फिजिकल होने चाहिए उसको ऑनलाइन करने के चक्कर में ये इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती है या इस तरह की लापरवाही हो जाती है। इसका एक सीधा सा एग्जांपल आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आप मैक्सिमम बिजनेस जब ये ऑनलाइन करना चाहते हैं तो कस्टमर एक्विजिशन तो ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन उसके बाद में कस्टमर सेटिस्फेक्शन का जब काम आता है तो उस समय इनका ध्यान पीछे रह जाता है, या जब उसके पास फिजिकल बैंक में पहुंचते हैं तो ध्यान कम हो जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अब एक बार बैंक में अकाउंट खोल लीजिए, किसी भी बैंक में अकाउंट खोल लीजिए, बहुत इजीली खुल जाएगा, लेकिन जब उसको अकाउंट को बंद करना हो, क्या वो उतना ही इजी तरीके से बंद हो पाता है? यदि नहीं हो पाता है तो समझ लीजिए इनको बिजनेस का तो हो रहा है लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे उतना ध्यान नहीं है। बस ऐसा ही कुछ हुआ है। तो इस सब न्यूज के कारण एक स्पेशल सिचुएशन क्रिएट हुई कि कोटक बैंक या जैसे पुराने केसेस में पेटीएम, एचडीएफसी बैंक, इन सब में एक स्पेशल सिचुएशन क्या क्रिएट हुई कि इनमें प्राइस में, स्टॉक मार्केट के स्टॉक के प्राइस में नीजर्क आता है। नीजर्क का मतलब जो बैड न्यूज है, उस बैड न्यूज के कारण अगले 6 महीने में
क्या इम्पैक्ट होने वाला है उसकी बैलेंस शीट में, वो एक ही दिन में डिस्काउंट हो जाता है, जिसके कारण इसमें 10% या इससे ज्यादा तक के फॉल होते हैं। पॉलीकैब, पीआई इंडस्ट्रीज के केस में भी आपने यही देखा कि इसी तरह से, या इवन पेटीएम के केस में भी, आईएफएल के केस में भी हमने देखा कि पहले दिन ही अगले 6 महीने की बैलेंस शीट डिस्काउंट हो जाती है। वही कुछ इसमें हुआ कोटक महिंद्रा बैंक में। तो कोटक के प्राइस में 10% यानी कि लगभग 1600 रुपए का भाव पहले दिन के नी जर्क में बन गया। 1602 रुपए का एग्जैक्ट बॉटम बना और उसके बाद में वही 1600 से लेकर 1650 के बीच में 3 दिन तक ट्रेड कर रहा है। यहां सिचुएशन क्या है, क्या ये प्रॉब्लम जल्दी सोल्व होने वाली है? तो इस केस में मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2020 में एचडीएफसी बैंक में जो रोक लगाई गई थी उसका सॉल्यूशन अगस्त 2021 में हुआ। लगभग एचडीएफसी जैसे बैंक को भी अपने कंप्लायंस को पूरा करने के लिए 6 महीने लग गए। तो इसका मतलब 6 महीने इसमें भी लग सकते हैं। लेकिन क्या 6 महीने बाद में ये बैंक के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, हम इस नजर से देखते हैं। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से न सिर्फ बैंक के लिए बल्कि बैंक के कस्टमर के लिए भी अच्छा होना है। और दूसरी बात, आरबीआई ने कंट्रोल कर रखा है, इसका मतलब कि हमारा पैसा सेफ है या हमारी बैंकिंग सिस्टम सेफ है, तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होने वाला है। लेकिन क्या इससे इसका बिजनेस खराब होगा या अच्छा होगा? यदि कंप्लायंस वाला काम जैसे ही पूरा होगा, इसका बिजनेस और भी स्ट्रांग बन के उठेगा। तो ऐसे केस में जो ये नी जर्क आया, जनरली हमने क्या देखा है कि पहले दिन का जो प्राइस हो जाता है वही मोस्ट ऑफ द केस में बॉटम बन जाता है और कुछ केसेस में पहले 3 दिन के प्राइस में बॉटम बन जाता है। तो आप देख लीजिए 16 से 1650 के बीच में इसका बॉटम कहीं भी बन रहा है और हो सकता है इसको ठीक होने में टाइम लगे, लेकिन इतना जरूर है कि ये ठीक हो जाएगा। रीजन कि बैंक अपनी जगह में बहुत अच्छा कर रही है, जितने भी इश्यूज हैं वो धीरे धीरे सोल्व हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये ठीक हो सकता है या ये परमानेंट टाइप की प्रॉब्लम है? क्योंकि यदि ये ठीक हो गया तो इसका प्राइस पहले ठीक होगा, इससे पहले कि आरबीआई के रेस्ट्रिक्शंस हटे। तो ऐसे में इन्वेस्टर के लिए जो स्पेशल सिचुएशन ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है कि इस तरह के स्टॉक्स को, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में जब कोई बैड न्यूज के कारण ऐसी फॉल आती है तो वो बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी होती है। और जनरली हमने देखा है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी के बाद में धीरे धीरे स्टॉक 3 महीने से लेकर 9 महीने के बीच में अगेन पुराने उसी हाइट पे पहुंच जाता है। जैसा कि आपने पॉलीकैब के केस में देखा होगा, नी जर्क आया और अगेन स्टॉक आज वापस उसी हाइट पे। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा इसमें भी होगा? यदि हाँ तो कमेंट में लिखिएगा और यदि नहीं तो आप दूर रहिए। लेकिन एक बात जरूर है कि सिचुएशन, स्पेशल सिचुएशन ट्रेड करना आईपीओ इन्वेस्टर का काम है और आईपीओ इन्वेस्टर वही इन्वेस्टर है जो डिफरेंट तरीके से शॉर्ट ड्यूरेशन में स्पेशल तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करता है, चाहे वो आईपीओ इन्वेस्टिंग हो, चाहे एसएमई आईपीओ, ऑफर फॉर सेल हो, बल्क डील हो या स्पेशल सिचुएशन हो। क्या आप भी आईपीओ इन्वेस्टर बनना चाहते हैं? तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अपने सारे डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।